हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबर लॉ का और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आपको एग्जाम में बोला जाएगा एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वुमन अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और एक्सप्लेन द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स ऑफ वुमन और एज़ पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, तो आपको इसके जो प्रोविजंस है, मतलब क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड एक्ट 1961 प्रोवाइड करता है, उसके में बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किसके लिए है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नाम से ही पता चलता है ये वुमन एम्प्लॉयज़ के लिए है। ठीक है, वो ऐसे वुमन एम्प्लॉय जो फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है। ठीक है, टाइटल क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का इंक्लूड्स होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1970। कुछ कुछ एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता, लेकिन इस एक्ट में होल ऑफ इंडिया है इंक्लूडिंग JNK। कब से? 1970। कितने सेक्शन है इसमें? 30 सेक्शन है। दिस एक्ट इज़ इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 39E एंड F ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 39E और F क्या बोलता है? सोशल वेलफेयर के बारे में बोलता है। ठीक है, उसके बारे वो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करता है, तो उसके बेस पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया गया है। तो 39E और F क्या बोलता है? States shall in particular direct its policy towards securing the health and strength of workers, men and women। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट मतलब कर्नाटका स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, दिल्ली स्टेट, ऐसा स्टेट नहीं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, यह स्टेट मतलब क्या? गवर्नमेंट। स्टेट शाल इन पर्टिकुलरली डायरेक्ट्स इट पॉलिसी, उस डायरेक्ट्स इट पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, सिक्योरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, उनके सेहत के लिए और सेहत और उनके स्ट्रेंथ के लिए काम करेगी फॉर वर्कर्स, मैन एंड वुमन। समझ में आएगी बात? आप ये इंट्रोडक्शन में लिख लो। इंट्रोडक्शन में होल ऑफ क्या लिखना है, एक्ट कौन सा है और कहाँ एक्सटेंड है, उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसके बाद कौन से आर्टिकल से लिया गया है 39E और F, जिसमें बताया गया है कि सिक्योरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन एंड वुमन, दिस एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी वेटरनरी बेनिफिट एक्ट 1961 कौन से ऑब्जेक्टिव से बनाया गया? ठीक है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके मतलब उसने वो क्या चाहता है, मैटरनिटी बेनिफिट क्या एक्ट के अंदर क्या चाहता है? टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन इन सर्टन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नॉर्मली क्या होता है, देखो, बहुत सारे वुमन, ये एक्ट आने से पहले क्या होता था, कोई वुमन एम्प्लॉयज़ या वुमन एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे होंगे तो उनको बाद में चाइल्ड बर्थ के बाद या चाइल्ड बर्थ के पहले तो उनके वो काम नहीं मिलता था, क्योंकि वो उसके बच्चे संभालने के लिए मतलब तकलीफ़ होती थी। तो फिर ये उधर का उसका जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है वो जाता था। आपने दीवार मूवी देखी होगी, और दीवार में पता है ना, वो माँ एक एक वीट बताते हमें इसकी कौन आप कौन हीरो है इसमें? अमिताभ बच्चन। हाँ, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो पता होगा मूवी आपको, मेरे पास माँ है। तो उसने तो बताया गया है कि वो वुमन एम्प्लॉय थी, जब माँ वो ईंट उठाने का काम, पत्थर उठाने का काम कैजुअल लेबर करती थी। तो वो ऐसे सारे वुमन अगर उस टाइम प्रेग्नेंट होते थे तो उनको बाद में काम भी नहीं मिलता था। या फिर आपने रिसेंटली मूवी देखी होगी KGF, उसमें भी बताया गया है वो बच्चे के साथ काम करते रहती है। ठीक है, तो 1961 से पहले बहुत मुश्किल था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन इन सर्टन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ मतलब एम्प्लॉयमेंट चालू रहना चाहिए, इसके कारण उनको एम्प्लॉय से निकालना नहीं चाहिए, इसके कारण ये एक्ट लाया गया। उसके बाद क्या बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए उस दौरान। उसके बाद जो पगार कट नहीं होना चाहिए, वेजेस, बोनस और नर्सिंग ब्रेक्स भी मिलनी चाहिए, इसका एम है। ठीक है, उसके बाद टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड द डिग्निटी ऑफ अ न्यू पर्सन बाय प्रोवाइडिंग फॉर फुल एंड हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ द वर्क एंड अ चाइल्ड एट हिज इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, मदरहुड एक मतलब एक ऐसा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्निटी। मदरहुड मतलब एक मैटर ऑफ क्या है? डिग्निटी। तो क्योंकि वो क्या है कि एक नए न्यूबॉर्न बेबी को इस सोसाइटी में ला रही है। ठीक है, माँ जो है एक न्यूबॉर्न बच्ची को या बच्चे को सोसाइटी में ला रही है, तो इसके कारण वो एक तो ह्यूमन एसेट हो रहा है। ह्यूमन एसेट मतलब
सोसाइटी में ला रही है और उसके बावजूद उसका जो पेमेंट है वो कट हो रहा है, तो वो सही बात नहीं है। तो इसके लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड द डिग्निटी ऑफ न्यू पर्सन बाय प्रोवाइडिंग फॉर फुल एंड हेल्थ मेंटेनेंस। उसका हेल्थ और मेंटेनेंस के बारे में मतलब गवर्नमेंट ख्याल रखी, इसके कारण ये एक्ट लाया गया। ठीक है, अभी ये एक्ट किसको लागू होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये भाई, ये एक्ट तो लागू तो होगा लेकिन किसको लागू होगा। देखो, फैक्ट्रीज जो वुमन एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्रीज़ में हैं, माइंस में हैं, नहीं, इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बोला है। तो एस्टेब्लिशमेंट में कौन आता है, फैक्ट्री आता है, माइन आता है, प्लांटेशन जो वर्कर आता है आसाम बिसाम में होगा, और इन सब एस्टेब्लिश में जिनमें 10 और मोर पर्सनस और आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने तक 10 या उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉई है, वुमन एम्प्लॉई है, तो उसके लिए एक्ट एप्लीकेबल होगा। ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज़्यादा अगर वुमन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ये 10 और ज़्यादा वुमन एम्प्लॉई प्रीसिडिंग 12 मंथ्स में है, तो इनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग, उसमें फिर आगे दिया है, इंक्लूडिंग एनी सच एस्टैब्लिशमेंट बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट व्हेन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ राइडिंग, एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसमें से जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी एक सेक्शन है, वो इसके एक्ट को एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखोगे कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट में 10 से 12 प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, और इन सच गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में भी ये लागू है। और इसका कौन इन्फोर्समेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी में। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। हाँ, ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय फॉर मैटरनिटी। अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक वुमन एम्प्लॉय को लेनी है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या है? ठीक है, देखिए, पहली ड्यूटीज़ है सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, शी मस्ट वर्क नॉट लेस देन 80 डेज इन द 12 मंथ। देखो, वुमन एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी बेनिफिट तो लेना है, बट अगर उनको बेनिफिट लेना है तो कुछ तो कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे, तभी उनको मिलेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में कि आपने वुमन एम्प्लॉय ने, मतलब वुमन एम्प्लॉय ने 80 दिन काम करना चाहिए, कम से कम कितना? 80 दिन 12 महीने में। कितना दिन? शी मस्ट हैव वर्क नॉट लेस देन 80 डेज इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरी। समझो आपकी डिलीवरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, समझो ना, आपकी डिलीवरी होने वाली है जून मंथ, जुलाई में, जो भी मंथ हो, तो उसके एक्सेप्टेड डिलीवरी के डेट से पहले आपने 80 दिन काम करना पड़ेगा, काम किया होना चाहिए 12 महीने में। कितने दिन? 80 दिन, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि 10 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरी शी में आस्क द एम्प्लॉय टू गिव हर लाइट वर्क फॉर अ मंथ, एट दैट टाइम शी शुड प्रोड्यूस दैट शी इज़ अ प्रेग्नेंट। ठीक है, 10 वीक पहले चाइल्ड को बर्थ देने से 10 वीक पहले, मतलब नॉर्मली क्या आप बोलोगे 2 महीने पहले आप बोल सकते हो, क्योंकि 5 वीक्स का एक मंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 2 महीने पहले या 10 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरी उस औरत ने या उस वुमन ने एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा कि मुझे लाइट वर्क दो। और ये लाइट वर्क क्यों दो? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसका सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 ड्यूटी समझ में आ गए। अगर मैटरनिटी बेनिफिट लेनी है तो पहला बेनिफिट क्या है? 80 दिन 12 महीने से पहले काम करना चाहिए। उसके बाद 10 वीक पहले या 2 महीने पहले आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो कि उसने एक रिटर्न एप्लीकेशन देना चाहिए एम्प्लॉयर को, मुझे लाइट वर्क दो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद उसने नोटिस भी देना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट अगर लेना है तो उसने नोटिस देना चाहिए उस वुमन ने 7 वीक पहले, 7 वीक्स, अबाउट 7 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरी शी विल बी एब्सेंट बिफोर एंड आफ्टर हर डिलीवरी। रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। उसमें रिटर्न नोटिस में क्या लिखना पड़ेगा कि अबाउट शी शुड गिव रिटर्न नोटिस टू द एम्प्लॉयर अबाउट 7 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ आवर डिलीवरी दैट शी विल बी एब्सेंट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। समझ में आ गया?
7 वीक पहले उसने एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा कि मैं डिलीवरी के बाद आ नहीं सकती, या डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद में आ नहीं सकती। शुड ऑल्सो नेम द पर्सन टू होम पेमेंट विल बी मेड इन केस शी कैन नॉट टेक इट हरसेल्फ। अब अगर उस दौरान उसका पेमेंट चालू है, अगर वो पेमेंट नहीं ले सकती, देखो अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन पुराने ज़माने में क्या था कि 1961 के बाद भी क्या था, ये आपको बाय हैंड कैश मिलता था। जो सैलरी है आपकी वो कैश मिलती थी, या बोनस वेजेस जो है कैश में मिलते थे। तो अगर उस टाइम अगर कोई वुमन एम्प्लॉई नहीं आ सकती कुछ कारण, तो उसको उस आदमी का या इसका पर्सन का नाम देना होगा जो उसके बिहाफ में वो कैश कलेक्ट करेगा या वेजेस कलेक्ट करेगा। समझ में आ गया। मैटरनिटी बेनिफिट का जो आपको अगर इम्पोर्टेंट लेना है, बेनिफिट लेना है, तो कुछ ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सबसे पहली ड्यूटीज़ 5-2 में 80 दिन, उसके बाद 10 वीक पहले उसको एम्प्लॉयर को लाइट वर्क देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसको, और उसके बाद 7 महीने पहले 7 वीक पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूटीज़। नेक्स्ट, की हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट, की हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, अभी उसके बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज़ इन मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी आपको 26 वीक तक। लीव प्रायर टू एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट 8 वीक्स, मतलब डिलीवरी से पहले 8 वीक तक आप पेड लीव ले सकते हो, और उसके बाद 16 वीक्स आप ले सकते हो, 18 वीक्स आप नेक्स्ट ले सकते हो। कितना मिलेगा? 26 वीक का मिलेगा, और डिलीवरी से पहले 8 वीक का मिलेगा, और उसके बाद कितना मिलेगा? 18 वीक का आपको मिलेगा। नो इंक्रीज बेनिफिट फॉर थर्ड चाइल्ड, लेकिन इसमें एक है, हम दो हमारे दो का जो गवर्नमेंट का फार्मूला है, गवर्नमेंट के फार्मूला है, वो भी इस एक्ट में एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या बोला गया है? द इंक्रीज मैटरनिटी बेनिफिट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट वुमन अगर अवेल करना चाहती है तो पहले 2 चिल्ड्रंस के लिए ही वो एप्लीकेबल है। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर बॉयज़, और 1 बॉय गर्ल, एनीथिंग। ठीक है, इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर 2 चिल्ड्रन। हाँ, a woman having 2 or more surviving children shall only be entitled, 2 से अगर ज़्यादा है तो उसको सिर्फ 12 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, विच नॉट मोर देन 6 शैल बी टेकन प्रायर टू द डेट ऑफ एक्सेप्टेड डिलीवरी। देखो, 2 और उससे ज़्यादा अगर है तो उसको सिर्फ 12 वीक का ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके पहले कितना था? 26 वीक का था। 2 के लिए कितना था? 26 वीक का, लेकिन 12 वीक का ही उसको मिलेगा। और 6 वीक्स पहले उसको प्रायर डेट से, एक्सेप्ट डिलीवरी डेट से वो ले सकती है। जैसे कि ऊपर क्या बोला गया है, 2 के लिए 8 वीक से पहले। ठीक, उसके बाद थर्ड किसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट क्या है? कब मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट? सरोगेसी में। आप आज के डेट में पता है बहुत सारे सरोगेसी केसेस इवॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आज प्रोविज़न किया गया है कि उसके कारण भी आपको मिला सकता है। वुमन हु एडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 3 मंथ्स, और एडॉप्शन या सरोगेसी, उन दोनों के लिए मिलेगा। एडॉप्शन के लिए भी मिलेगा या सरोगेसी भी मिलेगा, दोनों के लिए मिलेगा। A woman who adopts a child below the age of 3 months or a commissioning mother will be entitled to maternity benefit of 12 weeks, obviously from the date of the child is handed over to the adopting mother of commissioning। ठीक है, अगर वुमन एम्प्लॉय अगर अडॉप्ट करना चाहती है या सरोगेसी क्या फैक्टर लेना चाहती है, तो उसको वो मिलेगा जब से वो एडॉप्शन या सरोगेसी में गई है। 12 वीक्स से मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 वीक बिफोर द डेट ऑफ चाइल्ड इज़ हैंडेड ओवर टू द एडॉप्टिंग मदर और द कमिश्निंग मदर। ठीक है, लेकिन बिलो द एज ऑफ कितना होना चाहिए? एज कितना होना चाहिए जो एडॉप्शन या सरोगेसी? 3 महीने से, 3 महीने के बिलो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रीची फैसिलिटी, मतलब जो हम बोलते हैं ना टॉय प्ले, नर्सरी, प्ले ग्रुप, जो हम बोलते हैं क्रीची फैसिलिटी। एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50+ एम्प्लॉय मैंडेट टू हैव क्रीची फैसिलिटी, मतलब वो उधर सब होता है, देखो बच्चों के लिए खेलने के लिए गाड़ी होता है, घोड़ा होता है, स्लाइड होती है, मतलब टॉयज़ होते हैं। तो हर एक एस्टेब्लिशमेंट में जिनमें 50 या ज़्यादा वुमन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 50 वुमन एम्प्लॉय नहीं, 50 एम्प्लॉय, 50+ एम्प्लॉय हैव टू हैव क्रीची फैसिलिटी। ठीक है, और इस क्रीची फैसिलिटी में देख समझो, आप अगर काम कर रहे हो तो उधर एक क्रीची फैसिलिटी होगी, जिसके आया वगैरह उनका जो और एक लेडी होती है वो उनका देखभाल कर सकती है। और वो जो लेडी वुमन है जिसका वो बच्चा है वो फुल फोर्स से अपना काम में एनग्रॉस करके काम कर सकती है। मेन उद्देश्य क्या है कि वो उससे काम में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और उसके दौरान ये क्रीची फैसिलिटी में क्या है कि दिन के 4 दौरान 4 टाइम्स अ डे,
she can visit the Krieche facility 4 visits a day to a Krieche facility, which will include the interval for rest for her allowed. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है. आज के डेट में कोविड के बाद तो ये बहुत सारा हो गया वर्क फ्रॉम होम. एम्प्लॉयर में अलाउ हर वर्क फ्रॉम होम पोस्ट फॉर द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट. द कंडीशंस फॉर वर्किंग फ्रॉम मे बी म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ह्यूमन. ठीक है. Prior info intimation. Every establishment will be required to provide woman at the time of any initial information about her benefit available under there. देखो अपॉइंटमेंट होता है, वुमन एम्प्लॉय सिलेक्ट होती है, सॉफ्टवेयर में आप वुमन एम्प्लॉय सिलेक्ट होगी, पगार मिल गया, सॉरी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया. इस अपॉइंटमेंट लेटर में ये फैसिलिटी उनको है, पर्टिकुलरली वुमन को, ना कि मेन को. वुमन को ही ये फैसिलिटी है. तो वो प्रायर इंटीमेशन उस अपॉइंटमेंट लेटर में देना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉयर को. इट इज़ मैंडेटरी. ठीक है. देखो मैटरनिटी बेनिफिट. उसके बाद कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स क्या है. मैटरनिटी के कैश बेनिफिट्स और नॉन कैश बेनिफिट्स क्या है. कैश बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था 26 वीक का 8 वीक्स प्रायर डिलीवरी और इसके बाद 18 वीक तक वो एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ले सकती है. बिफोर एक्सेप्टेड डेट ऑफ एंड 8 वीक आफ्टर एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. ठीक है. मेडिकल बोनस मिल सकता है उसको 3,500 रुपये का. मिनिमम अमाउंट है, एम्प्लॉयर के ऊपर है कि उसके ज़्यादा भी दे सकता है. इन केस ऑफ मिस कैरेज, कुछ ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए उसके कारण उस वुमन का मिस कैरेज हो जाए तो उसके लिए एडिशनल 8 वीक्स मिलेगा आफ्टर द डेट ऑफ मिस कैरेज. ठीक है. मिस कैरेज से वो मतलब क्या है, उस शॉक से वो बाहर नहीं आ सकती या कुछ तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो 8 वीक्स तक वो मिलेगा. 8 वीक्स तक पगार नहीं काटेगा, उसको फुल एम्प्लॉय सैलरी मिलेगी उसी वुमन को, सैलरी जो वेजेस जो भी है. और उसके बाद एडिशनल लीव विद पे अप टू 1 मंथ. अगर कोई उस दौरान मिस कैरेज के दौरान अगर उसको कोई इंजरी हुई है या कुछ एडिशनल डिजीज़ हुई है तो उसको 1 मंथ का और एक्सटेंशन दिया जाएगा, तभी भी उसका पगार नहीं कट होगा. ठीक है. टुबेक्टोमी ऑपरेशन कैश बेनिफिट किसके. टुबेक्टोमी ऑपरेशन मतलब आप नसबंदी या जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए उसको 2 वीक्स का फुल पगार मिलेगा. 2 वीक्स तक वो रेस्ट ले सकती है, लेकिन 2 वीक्स का पगार काट नहीं सकते. ठीक है. कैश बेनिफिट्स क्या है, पहला तो मैंने बताया 26 वीक तक फुल पेमेंट मिलेगा आपको, 8 वीक्स प्रायर और 18 वीक्स आफ्टर. उसके बाद 3,500 रुपये का बोनस मिलेगा, मेडिकल बोनस मिलेगा. उसके बाद अगर मिस कैरेज है तो 8 वीक्स तक आप रेस्ट ले सकते हो और उसका भी पगार आपको कट नहीं होगा. उसके बाद एडिशनल लीव, अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसका भी पगार मिलेगा. और भारी नसबंदी या टुबेक्टोमी ऑपरेशन लीव विथ वेजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स. ठीक है. देखो इधर कैश बेनिफिट्स दिया है. इस फोटो में आपको दिखा है, दिस इज़ कैश बेनिफिट, पैसा. उसके बाद नॉन कैश बेनिफिट क्या है, उसमें कैश नहीं मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लीव मिलेगी. वो क्या है, नो डिस्चार्ज और डिसमिसल व्हेन ऑन मैटरनिटी लीव. अगर आप मैटरनिटी लीव पे हो तो एम्प्लॉयर आपको निकाल नहीं सकता, सबसे इम्पोर्टेंट. दिस इज़ नॉन कैश बेनिफिट. ठीक है. उसके बाद लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स बिफोर डिलीवरी से पहले, जैसे कि आपको ड्यूटीज़ में बताया गया था एम्प्लॉई के कि 10 वीक्स बिफोर द डिलीवरी उसको लाइट वर्क देना चाहिए. ठीक है. नो चार्ज टू बी मेड ऑन हर इन एनी कंडीशन और टू हर जॉब वाइल ऑन मैटरनिटी लीव. ठीक है. कौन सा भी चार्ज एलिगेशन उस पर नहीं लगाना चाहिए. उसके बाद 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे until द चाइल्ड बिकम द 15 months ओल्ड. ठीक है. 2 नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे उसको, काम करते वक्त 2 नर्सिंग मिलेंगे जब तक वो चाइल्ड 15 महीने का होता नहीं है तब तक मिलेंगे. नॉन कैश बेनिफिट. उसके बाद नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस ऑफ वुमन इंटाइटल टू अंडर द प्रोविजन. वही है, आपको पगार नहीं कट होगा. इन केस द वुमन डाइज ड्यूरिंग द पीरियड द मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी पेएबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ हर डेथ. उसके बाद एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉइज क्रीची फैसिलिटी मिलेगी. एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट्स टू दिस क्रीची फैसिलिटी विच शैल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर. उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट क्या आता है, देखो. नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय वुमन इन एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक्स फॉलोइंग डेट ऑफ अ डिलीवरी ऑफ और मिसकैरेज. कोई भी एम्प्लॉई 6 वीक्स पहले डिलीवरी के या मिसकैरेज से एम्प्लॉय नहीं कर सकता. नोइंगली, उसको पता है कि उस मिसकैरेज हुआ है या प्रेग्नेंट है तो उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता. ठीक है. shall unknowingly employ a woman in establishment during 6 weeks following date of her delivery और मिसकैरेज. देखो डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद या मिसकैरेज होने के बाद नहीं एम्प्लॉय सकता.
नो वुमन शैल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली द डे फॉलोइंग हर डिलीवरी। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय को, उसको अगर कोई उसने एम्प्लॉय ने उस वुमन को बुलाया डिलीवरी के 6 वीक्स तक तो उसको एक्शन लिया जा सकता है। इट शैल बी अनलॉफुल। देखो ये डिस्कस पॉइंट्स की है, आप पढ़ सकते हो, उसमें कहीं नहीं। राइटिंग 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ मैटरनिटी, वो भी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी राइट्स ड्यूटीज़ एंड पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर क्या है? राइट्स ड्यूटीज़ एंड पेनल्टीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ क्या है? फॉरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। एब्स्ट्रैक्ट ऑन एक्ट्स एंड रूल्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एवरी एम्प्लॉय शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रजिस्टर। सब एम्प्लॉय को रिटायरमेंट कौन को किस अमाउंट को एम्प्लॉय को दिया गया है, अगर कोई इसका पालन नहीं करता इस मैटरनिटी बेनिफिट का तो उस एम्प्लॉयर को 3 महीने जेल हो सकती है या 1 साल तक एक्सटेंड उसको किया जा सकता है। उसके बाद 2000 रुपये जुर्माना भी लगा सकता है, विच में एक्सटेंड टू 5000। ठीक है, इतना इसमें इतना है, यानी को पेनल्टी कितना है, अगर फॉलो नहीं किया तो 3 महीने और वो एक्सटेंड एक साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और 2000 फाइन या उसको एक्सटेंड होकर 5000 फाइन। ठीक है, अब फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि मैटरनिटी बेनिफिट इज़ द वून फॉर वर्किंग वुमन दैट डू नॉट हैव द जॉब इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। ठीक है, देखो मैंने उसके बाद आपको एडिशनल पढ़ना होगा, तो इधर मैंने सब सेक्शन दिए हैं, इसमें आप पढ़ सकते हो। देखो ये मैं स्क्रॉल करके रखता हूँ, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना बाद में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन कौन से इसमें वही है हमने जो ऊपर पढ़ा था सेक्शन 5(2) में, एलिजिबल अंडर द एक्ट 80 डेज़ जो भी मिला था। ड्यूरेशन ऑफ लीव कितना होना चाहिए, 26 वीक, 12 वीक, कमीशनिंग मदर, एडॉप्शन मदर, जो भी है। काइंड ऑफ वर्क, कौन सा टाइप का वर्क उसको देना चाहिए। बेनिफिट्स कैसे है, मॉनेटरी बेनिफिट्स सेक्शन 1 में, क्रेची फैसिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, मेडिकल बोनस, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसमिसल, 6 पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें पेमेंट आपको मिल सकता है, वो भी है। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस टू रेजिग्नेशन उसको नहीं देना सकता है। पेमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट फिर से वही है। कंबाइनिंग ऑफ लीव्स भी मिलता है उसको। डिसमिसल ऑफ मदर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ये पढ़ लेना और ये वीडियो आप बार बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू मे हैव गॉट अ जिस्ट ऑफ दिस वीडियो, जिस्ट ऑफ दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आपको आसानी होगी, अगर हुई होगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बटन।